हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहन, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हम पढ़ रहे हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत व्याकरण, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। यह हमारा संस्कृत व्याकरण का डे 3 है, जिसमें हम लोग संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले डे में हमने वर्ण को वन शॉट एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया था, और इसके दूसरे वाले वीडियो में हमने संधि का इंट्रोडक्शन जाना था, जिस वीडियो में हमने जाना था कि संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि का कुछ एग्जाम्पल जाना था हमने। फिर उसके बाद संधि प्रकार के बारे में जाना था, संधि के प्रकार में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में जाना था। उसके बाद स्वर संधि का 5 प्रकार होता है, जिसमें दीर्घ स्वर संधि के बारे में हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। तो यदि आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं, या फिर चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है संस्कृत व्याकरण करके, उस प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग स्वर संधि के अन्य जो भाग हैं, जैसे गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, और इसके साथ ही व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी पूरा का पूरा संधि आज के इस वाले वीडियो में हम लोग फिनिक्स कर देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं हम वीडियो करेंगे। और आपको हमने जैसे बताया था स्टार्टिंग में ही कि संस्कृत व्याकरण में हम लोग वैसे ही चीज़ को पढ़ रहे हैं अभी, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक भी क्लासेस आप मिस नहीं करिएगा। कोई भी दोस्त साथी आपके साथ बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में यह जान लिया था कि संधि की परिभाषा क्या होती है, जिसमें हमने बताया था कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं संधि, यानी दो वर्णों के मेल से जो भी चेंजेस आता है उससे हम लोग कहते हैं संधि। ठीक, इसका उदाहरण भी हम लोग जान लिए थे। जैसे मैं उदाहरण अभी आपको बता दें, हम एक उदाहरण हो जाएगा आपका विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय, इसमें आ एक वर्ण है और यहाँ पे भी आ एक वर्ण है, तो यह दोनों वर्ण आपस में मिलेगा तो बनेगा मिल करके विद्यालय। ठीक, तो इसमें यह जो आ है यही एक संधि है, और इससे जब दो ठे वर्ण आपस में जुड़ा तो इससे चेंजेस आया। क्या चेंज आया? तो इधर विद्या था इधर आलय था, आपस में मिल करके विद्यालय बन गया। तो संधि का साफ मतलब आप लोग को यही समझना है, संधि का अर्थ ही होता है मेल। दो वर्णों के मेल को हम लोग कहते हैं संधि। सिंपल भाषा में आपको यही समझना है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना था कि संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं, कुल 3 प्रकार होते हैं संधि के, जिसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि का कुल 5 प्रकार होते हैं। बाकी हम बात करें व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि के, तो इन दोनों के प्रकार नहीं होते हैं, यानी ना तो व्यंजन संधि का प्रकार होता है ना ही विसर्ग संधि का प्रकार होता है। इन दोनों का केवल रूल होता है। रूल 2-3 थे, हम लोग रूल आपको बताएंगे। उन रूल से आप स्वर संधि माफ करिएगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आराम से समझ लीजिएगा। बाकी स्वर संधि के 5 प्रकारों को आपको पढ़ना जरूरी है, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 5 प्रकार में है आप लोग का दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, जिसमें हमने पिछली वीडियो में दीर्घ स्वर संधि को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। जिसमें हमने दीर्घ स्वर संधि में आपको बताया था कि जब कोई भी हर्स्व ई या दीर्घ ई आपस में मिलता है तो दीर्घ स्वर संधि का ही निर्माण करता है। मतलब हर्ष स्वर ही मिले या दीर्घ स्वर मिले, आपस में कोई भी मिलेगा तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर का ही निर्माण करेगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम लोग पढ़े थे कि जब अ के साथ आ मिलेगा तब पर भी आ ही बनेगा, या फिर आ के साथ अ मिलेगा तब पर भी आ ही बनेगा। मतलब कि आ दीर्घ ई और दीर्घ ऊ ही हमेशा बनेगा, या चाहे हर्ष मिले या दीर्घ मिले। इसका उदाहरण में हम लोग पढ़े थे, विद्यालय का उदाहरण में हमने पढ़ा था। यहाँ विद्या के लास्ट में आ लगा हुआ है और यहाँ आलय के स्टार्टिंग में आ लगा है, तो यहाँ आ प्लस आ का संधि हो रहा है, मतलब आ और आ आपस में मिल रहा है तो आ ही बनेगा। तो आप आंसर में देखिएगा तो विद्यालय के लास्ट में भी आ ही है। तो मतलब कि सिंपली आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस यहाँ देखना है आपको कि यदि बड़ा ई या छोटा ई आपस में मिल रहा है तो हमेशा बड़ा ही ई बनेगा, या फिर बड़ा ऊ या छोटा ऊ आपस में मिल रहा है तो हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा, या फिर अ या आ आपस में मिल रहा है तो हमेशा आ ही बनेगा। ठीक, और ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता इसमें आपको नहीं है।
आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुण स्वर संधि के बारे में। यह गुण स्वर संधि उससे थोड़ा अंतर है, आप लोग को दीर्घ स्वर संधि से थोड़ा अंतर है, तो आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। गुण स्वर संधि में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसका रूल क्या कहता है, मतलब किस तरह से यह जो गुण स्वर संधि है यह काम करता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इसमें इसका नियम यह है कि जब अ और ई आपस में मिलता है तो ए का निर्माण करते हैं। चाहे वो आ या दीर्घ ई आपस में मिलेगा तब पर भी ए का ही निर्माण करेंगे। मतलब सिंपल आप लोग को इतना समझना है कि क्या समझना है आप लोग को कि अ प्लस ई का जब भी मेल होगा तो वो बनेगा ए। ठीक, आपको यही समझना है। ठीक, इसको नोट करते जाइएगा, आपको तभी समझ में आएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा इसमें क्या रूल है, कुल 3 ठे रूल है, जिसमें पहला रूल तो हम लोग बता दिए कि जब अ और आ में से कोई भी ई और ह्रस्व ई और दीर्घ ई से मिलेगा तो ए का निर्माण करेगा। ठीक, ए का मतलब आप लोग समझते होंगे, जो ऊपर में एक ठा चुरकी निकला होता है, इसी को कहते हैं हम लोग ए। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका रूल है कि जब अ और आ ह्रस्व उ और दीर्घ उ से मिलता है तो ओ का निर्माण करेगा। मतलब कि या आ दोनों में से कोई भी ह्रस्व उ या दीर्घ उ यानी छोटा उ या बड़ा उ से मिलेगा तो हमेशा ओ का निर्माण करेगा। ठीक, यह रूल नंबर 2 है, आप लोग को इसको भी याद रखना है। इन रूल में आपको थोड़ा सा एक बार याद कर लीजिएगा, इसके उदाहरण से समझ लीजिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और तीसरा आपका नियम है कि अ और आ जब भी री से मिलेगा तो अर का निर्माण करेगा। अब अर क्या है तो चलिए हम अभी आपको बताएंगे उदाहरण के माध्यम से, तब जाके आपको समझ में आएगा। पहले आप लोग इन तीनों रूल को नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, उसके बाद हम इसके कुछ उदाहरण से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले उदाहरण लेते हैं महा प्लस इंद्र। महेंद्र का उदाहरण हम लोग लेते हैं। ठीक, तो महेंद्र में देखिएगा सबसे पहले हमारा महा है, तो महा में लास्ट में क्या लगा हुआ है, महा में लास्ट में लगा है आ। क्या लगा है, आ। जोड़, इसमें जुट क्या रहा है, छोटी ई जुट रहा है, आ और ई जुट रहा आपस में। तो हमने अभी आपको क्या बतलाया कि जब आ और ई आपस में जुड़ेगा तो किसका निर्माण करेगा, तो ए का निर्माण करेगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा इस आंसर में इसका कि म वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक, और उसके बाद ह में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ह वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे जो आ था वह ए में बदल गया है। यहाँ पे आप देखिएगा ए में बदल गया है, बाकी यह जो पॉइंट है यह पॉइंट उसी जगह पे रहेगा और द्र भी लास्ट में सेम टू सेम रहेगा। मतलब कि और कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपका चेंजेस कहाँ कहाँ होगा, तो आ और ई में जुट रहा आपस में, तो आ और ई आपस में जुट करके ए का निर्माण कर दिया है। यही हमारा पहला रूल था जो कि हमने आपको अभी बताया। ठीक, इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं इसी रूल पहले वाले रूल से। जैसे में आप लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा गजेंद्र का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। गजेंद्र का एग्जाम्पल क्या होगा, गजा प्लस इंद्र। गजा प्लस इंद्र ये दोनों आपस में जब मिलता है तो बनता है गजेंद्र। गजा और इंद्र आपस में मिलकर के बनाता है गजेंद्र। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो गजा के लास्ट में क्या है, आ है, प्लस इंद्र के स्टार्टिंग में क्या है, ह्रस्व ई है। ठीक, तो हमने क्या आपको रूल बताया कि जब आ या अ आपस में मिलेगा ह्रस्व ई या दीर्घ ई से तो बनेगा ए, छोटे ए का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा गजेंद्र में ए यहाँ पे बन करके आया है, यहाँ पे आप मिलाइएगा ग सेम टू सेम वैसे ही है, ग में कोई चेंजेस नहीं आया है, ज भी सेम टू सेम वैसे है, ज में भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ जो आ का मात्रा था वह इधर ए के मात्रा में कन्वर्ट हो गया है। मतलब केवल आ और ई आपस में मिल रहा है। हमने आपको कल परिभाषा में बताया था कि संधि में हमेशा निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है, यानी जो प्लस के निकट में होते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा प्लस के निकट में कौन कौन है, इधर आ है और इधर ई है। ठीक, तो इन दोनों का ही मेल आपस में मिलेगा, तो आ और ई आपस में मिल करके बनेगा ए। ठीक, यह था हमारा रूल नंबर पहला का एग्जाम्पल। उसके बाद पहला रूल आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि अ और आ आपस में मिलेगा ह्रस्व या दीर्घ से तो वह ए का निर्माण करता है। ठीक, पहला रूल यह था। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर रूल के। दूसरा हमारा रूल क्या कर रहा था कि अ और आ आपस में मिलेगा उ और ह्रस्व उ या दीर्घ उ का, तो ओ का निर्माण करेगा। अब चलिए इसका भी हम लोग उदाहरण से समझते हैं।
यहाँ पे हितोपदेश का हम लोग उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे हितोपदेश के लास्ट में कुछ नहीं है तो क्या है, अ रहेगा। किसी के भी लास्ट में अगर कुछ नहीं होता है तो अ वहाँ पे छुपा रहता है, ये आपको मालूम होगा, ठीक। और इधर प्लस के निकट में क्या है, ऊ है, ठीक, ऊ है। तो हमने अभी रूल में क्या बताया आपको कि अ और ऊ आपस में जब भी मिलेगा तो बनेगा ओ का निर्माण करेगा, ठीक। तो हम अब यहाँ पे मिलाइएगा तो ही सेम टू सेम वैसे ही है, ही में कोई चेंज नहीं है। त भी सेम टू सेम वैसे ही है, त में भी कोई चेंजेस है नहीं है। लेकिन यहाँ जो ऊ था उसको ओ में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी यहाँ पे अ और यहाँ पे वाला ऊ आपस में मिल करके ओ का यहाँ निर्माण कर दिया है, ठीक। क्या निर्माण कर दिया है, ओ का निर्माण कर दिया है, ठीक। इसका ही हम लोग और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं गंगोदगम, इसी का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं गंगोदगम। गंगोदगम का कैसे बनता है, गंगा प्लस उद्गम, गंगा प्लस उद्गम से क्या बनेगा, गंगोदगम बनता है। गंगोदगम बनता है, ठीक। गंगोदगम का मतलब होता है गंगा का जहाँ से उद्गम हुआ है, मतलब गंगा का जहाँ से शुरुआत होता है उसको हम लोग कहते हैं गंगोदगम, ठीक। अब इसमें हम लोग गौर करेंगे अपना रूल के बारे में। तो यहाँ पे लास्ट में आ है, ठीक, आ है प्लस इधर जुड़ रहा है ऊ से, ठीक, हर्ष ऊ से, ठीक। तो आ और ऊ आपस में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो इधर भी आप देखिएगा कि गंगा से सेम टू सेम वही है, खाली ऊ की जगह पे यहाँ पे ओ बन गया है, ठीक। तो इन्हीं चीज़ को आप लोग को याद रखना है। और आशा करते हैं कि आपका जो रूल नंबर सेकेंड था, अ या आ आपस में मिलेगा ऊ और हर्ष ऊ के तो ओ का निर्माण करेगा। यह था आपका दूसरा नंबर रूल। आशा करते हैं कि आपको यह वाला रूल समझ में आ गया होगा। अब तीसरा वाला रूल थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन बहुत ही आसान रूल है। चलिए इसके उदाहरण से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए तीसरा रूल का सबसे परफेक्ट उदाहरण है महर्षि। जो हमने अभी आपको बताया कि जो अ या आ री से मिलेगा तो अर का निर्माण करता है, ठीक, हमने आपको अभी बताया। तो अब अर क्या होता है, अर ये होता है जो लास्ट में आप सी के लास्ट में ये जो र देख रहे हैं इसी को कहते हैं हम लोग अर, ठीक। तो इसका कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा महा जो ऋषि का मिलन हो रहा है, तो महा के लास्ट में क्या है, आ है प्लस इधर पहले क्या है, री है। तो हमने अभी आपको क्या बतलाया कि जब आ और री आपस में मिलेगा तो बनेगा अर। तो अर का मतलब यही होता है कि लास्ट में केवल यहाँ पे लास्ट में केवल र की मात्रा जुड़ जाएगा, मतलब महा ऋषि सेम टू सेम रहेगा, खाली यहाँ पे र की मात्रा जुड़ जाता है, ठीक। इसका एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, आपको ढंग से समझ में आ जाए। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं देव जोड़ ऋषि। देव जोड़ ऋषि से क्या बनेगा, देवर्षि बनेगा। कैसे बना भाई, इसमें भी हम लोग सेम टू सेम देखेंगे। तो देव के लास्ट में कुछ नहीं है, यानी कि अ छुपा है यहाँ पे, प्लस री का री ही रहेगा। तो जब अ और री आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा। तो हमने बताया अर, जहाँ अर का मतलब है लास्ट में केवल आपको ऊपर से र की मात्रा निकाल देना है, तो यहाँ भी र की मात्रा निकाल दिया गया है और ये हो जाएगा आप लोग का देवर्षि। इसी प्रकार से आपका यह जो एग्जाम्पल होगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह गुण स्वर संधि का तीनों रूल समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल हम आपको व्हाट्सएप चैनल से हमारा जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। आप जितना इस सब का प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके दिमाग में ढंग से बैठ जाएगा। बाकी हम लास्ट में भी करवाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव का पूरा, तो उसमें भी आपको सारा क्लैरिटी आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल हमने जो रूल आपको बताया उस रूल को आप लोग को याद रखना है। इस रूल को टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट है वृद्धि स्वर संधि। तो चलिए वृद्धि स्वर संधि के बारे में जानते हैं। तो देखिए वृद्धि स्वर संधि कुछ है नहीं इसमें हम लोग करना क्या है कि अ और ए आपस में मिलेगा, ए या ए, तो ए का ही निर्माण करेगा, और अ और औ आपस में मिलेगा तो औ का ही निर्माण करेगा। यह हल्का फुल्का ना दीर्घ स्वर संधि जैसा है। दीर्घ स्वर संधि में कुछ भी कर लीजिए तो आपका दीर्घ ई दीर्घ उ आ का ही निर्माण हो रहा था, मतलब दीर्घ के नाम पे ही दीर्घ ही बन रहा था। वैसे ही यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि कुछ भी कर लीजिएगा अ के साथ ए जोड़िएगा तो दीर्घ ए ही बनेगा, या आ के साथ ए जोड़िएगा तब पर भी ए ही बनेगा।
उसी प्रकार से अ के साथ ओ जोड़िएगा तो औ ही बनेगा, या अ के साथ औ जोड़िएगा तो औ ही बनेगा। ठीक, अभी हम लोग बोल रहे हैं तो आपको लगता होगा कि अपने में भचभचा रहा है, तो चलिए हम आपको उदाहरण से समझाने का कोशिश करते हैं, जिससे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पहला वाला रूल का एग्जांपल लेते हैं। पहला रूल हमारा क्या है कि अ और अ या आ में से जुड़ेगा ए और ए, तो ए का ही निर्माण करता है। तो चलिए इसी उदाहरण को हम लोग देखते हैं। हम इसका सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है एक जोड़ एक का एग्जाम्पल। ठीक, अब सोचिएगा आप लोग, एक जोड़ एक दोनों तो एक ही शब्द हो गया, इसमें कैसा संधि? तो देखिए एक के लास्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ पे अ रहेगा, जोड़ यहाँ ए है। ठीक, तो हमने आपको यहाँ क्या बताया कि अ और ए जब भी आपस में जुड़ेगा तो यह निर्माण करता है ए का। क्या निर्माण करेगा? ए का। ठीक, ए का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हम कैसे, यहाँ पे ए जो है आपका ए का निर्माण कर रहा है, तो ए सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। ठीक, ए को सेम टू सेम हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक, अब क के साथ जब ए मिलेगा तो क के साथ जो ऐसे मिलेगा। ठीक, लेकिन नियम में हमने क्या पढ़ा है कि हमेशा ए बनेगा, यानी बड़ा वाला मात्रा बनेगा। तो यहाँ पे ए लग गया है और लास्ट में क सेम टू सेम है। फिर से समझिएगा, ए जो है सेम टू सेम यहाँ पे ए रहेगा, और क के साथ यह ए जुड़ रहा है तो ए बनेगा, यानी कि ऊपर में दो ठो चुरकी बनेगा। क्योंकि हमने नियम में भी पढ़ा है आपको कि जब अ या आ के साथ ए और ए जुड़ता है तो ए का ही निर्माण करता है। इसका क्लैरिटी लाने के लिए हम इसका कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। इसका हम लोग एक अच्छा से एग्जांपल ले लेते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, सदैव को एग्जांपल। सदैव कैसे होता है? सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव इसका उदाहरण है। ठीक, तो सदा जोड़ एव आपस में मिलता है तो बनता है सदैव, सदैव। अब इसमें हम लोग देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे सदा के लास्ट में क्या है? आ है, प्लस इधर क्या है? स्टार्टिंग में ए है। तो आ और ए आपस में मिलेगा तो बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। तो सेम टू सेम वैसे ही रखा जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और द के साथ ए यहाँ पे लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, और वृद्धि स्वर संधि में अ और ए मिल करके ए का निर्माण करता है। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो अब इतना में भी आपको नहीं समझ में आया तो आपको कोई नहीं समझा सकता है। और हम लोग एक तो उदाहरण ले लेते हैं ताकि और आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यह वृद्धि स्वर संधि थोड़ा सा है पेचीदा, इसको समझने में काफ़ी लोगों को समय लगता है। इसलिए हम इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक, तो इसका हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण ले लेते हैं मैतव्य। मैतव्य कैसे लिखाता है? मत जोड़ अव्यय, मत जोड़ अव्यय, इस प्रकार से लिखाता है। तो इसका हम लोग आपके साथ करते हैं। देखिए माँ को हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद त को भी सेम टू सेम लिख देंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ए जो है, ए हमेशा चेंज हो जाता है आय में, तो हम लोग को यहाँ पे लगाना है ए, बाकी व या को साथ ही में छोड़ देंगे, व या को साथ ही में छोड़ देंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा यह मतव्य का कैसे बना है। यहाँ पे अ था इसके लास्ट में, और यहाँ पे ए था, और अ और ए आपस में मिल करके ए का निर्माण कर दिया। तो आशा करते हैं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी नहीं है तो चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि जितना आप उदाहरण समझिएगा उतना ही आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं। इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं परमेश्वरम। परमेश्वरम कैसे बनता है? परम जोड़ ऐश्वर्यम, परम जोड़ ऐश्वर्यम। यह जुड़ेगा तो क्या बनेगा? देखिए इसमें हम लोग को क्या देखना है? परम के लास्ट में अ है। ठीक, तो अ वैसे ही रखा जाएगा, प्लस यहाँ पे स्टार्टिंग में आय है। क्या है? आय। तो अ के साथ ए जुड़े या आय जुड़े हमेशा आय ही बनेगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम वैसे ही लिखा जाएगा। पर को वैसे ही लिख जाएगा पर। उसके बाद माँ को भी वैसे ही हम लोग लिख देंगे, यहाँ आय है तो आय को ही लिख देंगे। उस बार ऐश्वर्यम को सेम टू सेम नोट उतार देंगे। ठीक, तो यह कुछ 3-4 उदाहरण हमने बताया। इससे आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना उदाहरण से आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाकी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद वृद्धि स्वर संधि में हमने एक और इसका पढ़ा था रूल। दूसरा रूल क्या है हमारा कि अ और आ यदि जुड़ेगा और अ से
ओ और औ से तो हमेशा औ का ही निर्माण करेगा। मतलब जैसे यहाँ पे ए का निर्माण हो रहा था, मतलब बड़े वाला का निर्माण हुआ था, वैसे ही यहाँ पे औ का निर्माण होगा, यानी ओ से बड़े वाले का निर्माण होगा। इसका उदाहरण समझिए आप लोग। उदाहरण है वन जोड़ औसत। तो वन के लास्ट में अ है प्लस औसत के स्टार्टिंग में औ है, औ। तो अ और औ आपस में मिलेगा तो औ ही बनेगा। तो आप देखिएगा इसके साथ में यहाँ पे औ का निर्माण हो रहा है। ठीक, इसका भी हम लोग 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छा से समझ में आ जाए। वन औसत हमारा एग्जाम्पल हो गया। हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं महजस्वी। महा जोड़ ओजस्वी, ओजस्वी, ये हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक, अब इसमें हम लोग को देखना है प्लस के आसपास, केवल देखना है हमको, हमेशा देखना है प्लस वाले के आसपास। तो प्लस के इधर क्या है, आ है। ठीक, आ प्लस, प्लस के उधर क्या है, और ओ है। क्या है, ओ है। ठीक, जब आ और ओ आपस में मिलेगा या आ और ओ मिलेगा तो हमेशा औ का ही निर्माण करेगा, यानी 2 ठे चुरकी आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, म ह सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ ओ की जगह पे औ आ जाएगा और जस्वी सेम टू सेम रहेगा, तो हमारा बन जाएगा महोजस्वी। ठीक, यही आपका एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा वृद्धि स्वर संधि के दोनों रूल। इन दोनों रूल को आप प्रैक्टिस करिएगा आपने, तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। बाकी हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेशन लाएंगे, उसमें हम लोग वे सारे ऑब्जेक्टिव करवा देंगे आपको जो कि बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाएंगे। ठीक, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट है यन स्वर संधि। क्या है, यन स्वर संधि। यन स्वर संधि को आपको ज़्यादा समझने में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा चेंजेस आएगा, लेकिन आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें रूल क्या कर रहा है यन स्वर संधि का, कि हर्स्व ई या दीर्घ ई के साथ कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर बोले तो आ हर्स्व ई दीर्घ ऊ, हर्स्व ऊ दीर्घ ऊ, री ए ऐ ओ औ अन आ, कोई भी स्वर आ जाए तो य का निर्माण करेगा। उसके बाद ऊ और हर्स्व ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए तो व का निर्माण करेगा। री और भिन्न स्वर के साथ कोई री के साथ भिन्न स्वर आ जाए तो ल का निर्माण करेगा, और री के साथ भिन्न स्वर आ जाए तो ल का निर्माण करेगा। मतलब ये काफ़ी सिंपल है। आपको इन चारों में से सबसे ज़्यादा आसान यही है, आप यदि इसको ढंग से समझ जाइएगा तो चलिए हम इसको रूल के हिसाब से इसके एग्जांपल्स को समझने का कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है कि ई के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो य का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल पहला लिए हैं अति। अति के लास्ट में क्या है, ई है अति के लास्ट में, तो हम लोग ई में क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ पे आ है। आ यहाँ पे क्वेश्चन रूल में कह रहा है कि कोई भी स्वर आ जाए, चाहे आ हो जाए या कोई भी स्वर आ जाए, यदि ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो य का ही निर्माण करता है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हो रहा यह है कि अति अ और यह अ सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। उसके बाद त के साथ ई था तो अब त आधा हो गया है, इसलिए त का मान आधा हो जाएगा। उसके बाद अ की जगह पे यह हो जाएगा और आवश्यक हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हो रहा यह है कि ती जो ती था इसका हम लोग ई निकाल दे रहे हैं। ठीक, ती का हम लोग ई निकाल दिए, जिस कारण से यह आधा त हो गया और उधर ये आधा त के बाद ई की जगह पे यह आ गया और आवश्यक हो गया। इसको 2-3 एग्जाम्पल से आप लोग और समझ सकते हैं। चलिए इसका हम 2-3 और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और ही ज़्यादा समझ में आ जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यदि जोड़ अपी। क्या हो जाएगा, यदि जोड़ अपी, यदि जोड़ अपी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले, तो यहाँ पे प्लस के बगल में क्या है, ई है, प्लस अ है यहाँ पे। ठीक, तो ई और अ आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, य का निर्माण करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आंसर ये हो जाएगा य और द के साथ ई हट जा रहा है तो ये आधा द हो जाएगा य पी। यद्यपि आपको मालूम होगा कि किसी भी अंक के नीचे यह हलंत लग जाए तो इसका मान आधा हो जाता है। यह क्वेश्चन में भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। कोई भी वर्ण के नीचे यदि हलंत लग जाएगा तो इसका मान आधा हो जाता है। तो आपका ये जो यन स्वर संधि में है, इसमें आपको याद रखना है कि जो प्लस के इधर वाला कोई भी स्वर या व्यंजन रहेगा, इसका मान हमेशा आधा हो जाएगा आंसर आने के बाद। जैसे हम लोग अत्यावश्यक में देखेंगे तो त यहाँ पे आधा हो गया। उसके बाद हम लोग यदि जोड़ अपी में देखें तो द का मान आधा हो गया। तो यह रूल है इसका, यन स्वर संधि का यह रूल है कि कोई भी पहला जो स्वर, पहला प्लस के पहले जो भी रहेगा वह उसका मान आधा हो जाता है और ई य की जगह पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इसके बाद इसका दूसरा रूल है कि
ऊ जो है व में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं अनु जोड़ वै। तो यहाँ पे ऊ जो है व में कन्वर्ट हो जा रहा है और न यहाँ पे आधा रह रहा है। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि यन स्वर संधि में जो भी प्लस के पहले वाला जो भी मान रहता है वह आधा हो जाता है और ऊ की जगह पे व का निर्माण हो जाता है। ठीक, अनु जोड़ व इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके साथ एक और इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। एग्जाम्पल इसका क्या है, स्वागतम। स्वागतम कैसे बनता है, सु जोड़ आगतम, सु जोड़ आगतम। यहाँ पे उ को व में हम लोग बदल देंगे और स हो जाएगा आधा हो जाएगा, आधा स व और आ है आ घ तम। ठीक, यहाँ पे क्या क्या हुआ आप लोग समझ लीजिए कि कैसे हुआ, सु जोड़ आगतम, सु जोड़ आगतम। इसमें जो स है वह आधा हो जाएगा, जैसा हमने अभी आपको बताया कि कोई भी प्लस के पहले वाला कोई भी वर्ण हो जाता है वह आधा हो जाता है, तो स आधा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद उ जो है व में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ है तो आ जाएगा और ग त म सेम टू सेम रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसका दूसरा नियम भी आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे। इसका तीसरा नियम है री प्लस भिन्न स्वर के बाद र आ जाता है। ठीक, तो इसका एक ही और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, यही क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। इसमें आप लोग देखिएगा प्लस के पहले क्या है, तो प्लस के पहले री है और री किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो री कन्वर्ट हो रहा है र में। तो यहाँ पे त और र जो आपस में जुड़ता है तो त्रा का निर्माण करता है। मतलब इस आपका ये जो पित्रादेश, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप लोग को याद रख लेना है। यही आपके एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं पूछेगा। ठीक, उसके बाद इसका तीसरा हमारा था एक थे कि री प्लस भिन्न स्वर आता है आपस में तो ल का निर्माण करता है। तो री, अच्छा यहाँ पर देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है। री जो एग्जाम्पल है यह इसका एग्जाम्पल है, री और भिन्न स्वर वाला एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं सेट किया गया है, तो इसको हम लोग आपको बाद में बता देंगे। अभी केवल मेनली इसका एग्ज़ाम बोर्ड में एग्ज़ाम में दो ही टाइप पूछा जाता है, पहला ई य में बदल जाएगा और उ व में बदल जाएगा। बाकी हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेशन जब लेकर के आएंगे, जितना भी बोर्ड से पूछा गया क्वेश्चन संस्कृत व्याकरण से, उसमें आपको सारा का सारा क्लैरिटी आ जाएगा और उसके बाहर आपसे पूछा भी नहीं जाता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमारा स्वर संधि का अंतिम प्रकार है अयादी स्वर संधि। अयादी के नाम में ही इसका पहचान है। कैसे, तो देखिए इसका नियम यह है कि जब ए के बाद ए या ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो अ या आय बनता है। यानी कि ए के बाद भिन्न स्वर आए तो अय बनेगा और ऐ के साथ बाद भिन्न स्वर आए तो आय बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखिए क्या बोले हम लोग, ए के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, अय बनेगा। क्या बनेगा, अय। वरना या ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो आय का निर्माण करेगा। यही दोनों में अंतर है कि ए के बाद भिन्न स्वर आए तो अय बनेगा और आय के बाद भिन्न स्वर आए तो आय बनेगा। ठीक, यही दोनों में केवल अंतर पड़ेगा। उसके बाद बात करते ओ और औ में हम लोग, तो ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो औ बनेगा और औ के बाद भिन्न स्वर आए तो आओ बनेगा। ठीक, तो इसको बोलने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। चलिए इसका उदाहरण हम लोग लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो अयादी स्वर संधि है इसका उदाहरण आपके एग्जाम में भर के पूछा जाएगा, मतलब बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसके उदाहरण को आप लोग को ढंग से समझ लेना है। इसमें हमने क्या बोला, सबसे पहले कि ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो आओ, ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर बने तो औ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पवन का उदाहरण। पवन के पो के लास्ट में क्या है, ओ है। क्या है, ओ प्लस यहाँ पे स्टार्टिंग में अन है। क्या है, अन है, यानी अ है। अ का तो हमने बताया कि ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो बनेगा औ। क्या बनेगा, औ। तो प के बाद अ का तो कोई मान नहीं रहता है, यानी व न हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग दूसरा इसमें था कि ए के बाद या आय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अ या आय बनेगा। यहाँ पे आप गायक में देखिएगा, गय के ऊपर क्या है, आय है, प्लस आय है और प्लस अक है। तो हमने मतलब अक में अ है यानी कोई भिन्न स्वर है, तो ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो हमने आपको बतलाया था आय बनेगा। क्या बनेगा,
आय बनेगा। चलिए इसका हम लोग साइड में लिख दे रहे हैं आपको, जिससे ढंग से समझ में आ जाएगा। जो इसका रूल है ढंग से लिख देते हैं हम लोग। पहला इसमें हम लोग क्या है कि ए के साथ कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर यानी कोई भी स्वर जिसमें आ जाए, अ आ हर्ष ई दीर्घ कोई भी स्वर आ जाए, तो ए के साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वह बनेगा क्या, अय बनेगा, अय बनेगा। अब इसमें आप लोग को ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो अय में अ है, अ का कोई महत्व नहीं है, ठीक, अ का कोई भी महत्व नहीं है। इसमें हम लोग आपको मान के चलिएगा कि अ ही है, लेकिन अय लिखा जाता है, लेकिन मान के चलना है आपको कि केवल यहाँ पे य है, ठीक। उसके बाद इसमें हम लोग का उसके बाद है क्या, आय के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो क्या बनता है, आय का निर्माण करता है, आय का निर्माण करता है। अब इसमें आय में हम लोग बात करें तो अ का कोई मतलब नहीं है, केवल पाई का महत्व है। स्टार्टिंग में पाई लग जाएगा और य लग जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा तीसरा क्या था, तीसरा था हमारा कि ओ के साथ भिन्न स्वर, ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो क्या बनता है, औ बनता है, औ बनता है। औ में भी आपको ध्यान रखने की बात है कि अ का कोई महत्व नहीं है, केवल सुंदर दिखने के लिए यह सब लिखा जाता है, इसका कोई मेन महत्व नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हमारा है औ के बाद, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, आओ बनेगा, आओ। अब इस आओ में हम लोग क्या करेंगे, अ हटा देंगे, अ का कोई भी महत्व नहीं है, ठीक है। तो देखिए सिंपली आपको रूल मेन इतना ही है, इतना ही पे आप लोग को ध्यान देना है। किसका, तो अयादी स्वर संधि का। क्या है रूल, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो य बन जाएगा, आय के बाद भिन्न स्वर आएगा तो आय बन जाएगा, मतलब एक ठे पाई लग जाएगा स्टार्टिंग में। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो व बन जाएगा, और औ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो आओ बन जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे कि आपको और ही ज़्यादा ढंग से समझ में आ जाए। इसका एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, पवन और गायक ले लिया है। इसके अलावा और कोई हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे में हमारा एग्जाम्पल एक हो जाता है नायक का। नायक का एग्जाम्पल कैसे होगा, इसका होता है नय जोड़ अक, नय जोड़ अक। अब देखिए हम लोग रूल के अकॉर्डिंग बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, आय है, आय के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, आय बनेगा, क्या बनेगा, आय, ठीक। तो हम लोग रूल के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, आय हमारा बनना चाहिए। तो चलिए लिख लेते हैं, न की जगह पे वैसी रहेगा, और आय का मतलब कि स्टार्टिंग में पाए, य क, नायक। क्योंकि देखिए इसमें हमने जो आपको समझाया वही लिखा है। जैसे हमारा यहाँ पे क्या था, आय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो एक ठे पाई और य आ जाएगा। उसी तरह इसमें भी हमारा आय के साथ कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो एक पाई और य आ गया, ठीक। थोड़ा सा आप लोग, हम समझ रहे हैं आपको स्टार्टिंग में समझने में कोई थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए आप यूट्यूब में जाके देखिएगा कि बहुत कम ही टीचर होंगे जो कि संस्कृत व्याकरण पढ़ाते हैं। संस्कृत व्याकरण पढ़ाते भी है तो तुरंत पढ़ा के हटा देते, क्योंकि काफ़ी टफ सब्जेक्ट है। इसको ना तो टीचर ढंग से पढ़ा पाते हैं और ना ही स्टूडेंट ढंग से समझ पाते हैं। तो हमको जितना हम अपना 100% दे रहे हैं, आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी से और ज़्यादा ढंग से समझ में आएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका हम लोग और 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग इस दूसरे वाले रूल का उदाहरण ले लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप लोग का एग्जाम में पूछे थे, धावक। धावक कैसे लिखाते हैं, धौ जोड़ अक, धाव जोड़ अक। अब इसमें देखिए हम लोग जो रूल आपको बताए हैं उसी रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। देखिए इसके लास्ट में क्या है, औ है, तो यानी यह वाला रूल काम करेगा, ठीक। यह वाला रूल में क्या कर रहा है कि अगर कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो लास्ट में आ और व लग जाएगा, यानी पाई लग जाएगा और व लग जाएगा, ठीक। तो हम लोग वैसे ही काम करेंगे, ध लिख देंगे, इसके तहत एक पाई लगा देंगे और व लिख देंगे, और क पहले से दिया है क लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा धावक, ठीक। तो आशा करते हैं कि आपको यह जो अयादी स्वर संधि है यह समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा इसमें कोई बड़ बात नहीं है, स्वर संधि में बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कोई भी डाउट रह रहा है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपके ही कमेंट के कारण तो पढ़ा रहे हैं। कोई भी आप ही लोग पहले कमेंट किए थे कि संस्कृत व्याकरण में प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहे हैं, वरना हमको क्या काम है कि हम संस्कृत व्याकरण जैसे टफ सब्जेक्ट पढ़ाने को बैठे हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो प्ले करके देखिएगा दोबारा, यदि समझ में नहीं आएगा, कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक।
अब हमारा जो स्वर संधि है इसका पांचों हम लोग प्रकारों को समझ चुके हैं। दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण स्वर संधि भी पढ़ लिए, वृद्धि स्वर संधि पढ़ लिए, यर्ण स्वर संधि पढ़ लिए और आयादी स्वर संधि, सारा का सारा हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं व्यंजन स्वर संधि। जैसा हमने पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग इस वीडियो में इसको पूरा सप्ताह के ही हटेंगे, चाहे कितना बड़ा वीडियो हो, तो इसलिए आपको वीडियो में बने रहना है। चलिए हम लोग व्यंजन संधि की ओर बढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि में हमने बताया था कि इसमें रूल केवल काम करेगा, इसमें केवल और केवल रूल काम करेगा, इसका प्रकार नहीं होता है, इसका प्रकार नहीं होता है, केवल और केवल रूल काम करेगा। तो हमने वैसे तो रूल इसका बहुत सारा 7-8 गो रूल है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जहाँ से पूछा जाता है हम केवल उन्हीं रूल का बात करेंगे। तो टोटल यहाँ पे हम लोग बात करें नियम संख्या 1, 2 और 3 थे रूल केवल हम लोग बात करेंगे, और 3 रूल में आपका आराम से फंस जाएगा क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहला रूल क्या कर रहा है हमारा, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद उस वर्ग का तीसरा, चौथा या कोई स्वर वर्ण आता है तो या अंतस्थ व्यंजन रहे तो प्रथम वर्ण उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग वर्ग के बारे में समझे होंगे, वर्ग के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो हम आपको बता दें वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग का मतलब होता है क के अंतर्गत जितना भी आ जाए, क ख ग घ अंगा, यह पांचों हो जाएगा क वर्ग। ठीक, उसके बाद च के अंतर्गत जितना च छ ज झ इ यह हो जाएगा च वर्ग। उसके बाद बात करें क च, फिर ट के अंदर ट ठ ड ढ न, यह हो जाएगा ट वर्ग। ठीक, उसके बाद बात करें त थ द ध न, यह हो जाएगा त वर्ग। और उसके बाद प के अंतर्गत जितना होता है प फ ब भ म, यह हो जाएगा प वर्ग। मतलब कि क के अंदर जितना भी आएगा टोटल 5 ठे क के अंदर आता है, 5 ठे च के अंदर, 5 ठे ट के अंदर, 5 ठे त के अंदर और 5 ठे प के अंदर। तो यह जो क वर्ग के अंतर जहाँ भी हम लोग बात करेंगे क वर्ग का, तो आप लोग डायरेक्ट समझिएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं क ख ग घ अंगा का। हम लोग बात करेंगे च वर्ग का तो आप लोग समझिएगा छ छ ज झ इ का। हम लोग बात करेंगे ट वर्ग का तो आप लोग समझिएगा ट ठ ड ढ न का। और हम बात करेंगे त वर्ग का तो त थ द ध न आप समझिएगा। और हम बात करेंगे प वर्ग के बारे में तो आप लोग समझिएगा प फ ब भ म। ठीक, तो इस वर्ग को आप लोग को कॉपी के साइड में नोट कर लीजिएगा कि क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंगा आता है, च वर्ग के अंतर्गत छ छ ज झ इ आता है, ट वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न आता है, त वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड न आता है, और प वर्ग के अंतर्गत प फ ब म आता है। ठीक, ये इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा साइड में। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तब जाके आपको इस ये वाला नियम ढंग से समझ में आ रहा है आएगा। तो देखिए इसमें नियम क्या करे कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कि कोई भी वर्ग हो, हमने बताया टोटल 5 ठे वर्ग के बारे में, क च ट त प, कोई पांचों वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण बोले तो क च ट त प, यह पांचों वर्ण के बाद क्या कह रहा है कि कोई भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद उस वर्ग का तीसरा, चौथा या कोई स्वर या अंतस्थ व्यंजन रहे तो प्रथम वर्ण उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। मतलब कि देखिए क के बाद यदि इसका तीसरा वर्ण यानी क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ग होगा। ठीक, या फिर इसका चौथा वर्ण यानी कि घ होगा, या फिर अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व। इसके अलावा सभी स्वर होंगे तो क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका तीसरा वर्ण में, तीसरा वर्ण मतलब कि ग में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि क के बाद सिंपल आप लोग को समझना है कि क के बाद ग आ जाए, घ आ जाए, या फिर य र ल व आ जाए, या फिर अ आ हर्ष व दीर्घ हर्ष व दीर्घ कोई भी आ जाए तो क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क ग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके इसी तरह से च किस में कन्वर्ट होगा, तो च का तीसरा वर्ण क्या है, च छ ज, ज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से ट का तीसरा वर्ण क्या है, त थ ड, ट ठ ड, यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद त का तीसरा वर्ण क्या है, त थ द, द में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद प का तीसरा वर्ण क्या है, प फ ब, ब में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि क का हमेशा यही आप लोग को दिमाग में रहना है, और सब कचरा हटाइए कि क के बाद अगर ग आ जाए, घ आ जाए, य र ल व आ जाए, या अ आ हर्ष व दीर्घ हर्ष व दीर्घ री ए ऐ ओ अन अ कोई भी आ जाए तो क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से च भी अपने तीसरे वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, ट भी अपने तीसरे वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, त भी अपने तीसरे वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, और प भी अपने तीसरे वाले में कन्वर्ट हो जाएगा।
चलिए इसका उदाहरण ले लेते हैं हम लोग और आपको और से बढ़िया से समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, दिक जोड़ अंबर। क्या है एग्जाम्पल? दिक जोड़ अंबर। अब हमने क्या बताया, क के बाद कोई भी स्वर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, क के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो क के बाद स्वर आएगा तो क अपने तीसरा नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि क का ग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसका आंसर आ जाएगा दिगंबर, यानी क की जगह पे ग आ गया। उसी तरह से वाकदाना में आप लोग देखिएगा, वाक क के बाद द आ रहा है, यानी कि किसी वर्ण का तीसरा आ रहा है, तो क किस में कन्वर्ट हो गया, ग में कन्वर्ट हो गया। इसका हम लोग कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी से बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं दिग्गज, दिक जोड़ गज, दिक जोड़ गज। अब इसको आप लोग कैसे डील करिएगा, देखिए इसमें हमने क्या बताया, क के बाद अगर उसका तीसरा किसी का भी तीसरा वर्ण आ जाएगा, तो ग जो है तीसरा वर्ण है, तो क के बाद तीसरा वर्ण आ जाएगा तो क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी दी और क किस में कन्वर्ट हो गया, आधा ग में कन्वर्ट हो गया। यह पूरा क उसी तरह से रहेगा और ज हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य यह बात है कि यहाँ पे जो यह वाला अक्षर रहेगा, यह सेम टू सेम वैसे रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, केवल इसमें चेंजेस आने वाला है। ठीक है, इसमें केवल चेंजेस आएगा, यह वाला चीज़ सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे आप लोग देखिएगा यह वाला चीज़ जो बिंदु है यहाँ भी उपस्थित है, और यहाँ द जो है यह भी द यहाँ पे उपस्थित है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, दिग्गज में क केवल ग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी दी ग हो जाएगा, और यह पूरा ग आद वो सेम टू सेम वैसे ही उपस्थित रहेगा। अभी आपको नहीं समझ में आया तो चलिए इसका हम लोग कुछ और 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच जोड़ अंत, अत्य जोड़ अंत। ठीक, अच जोड़ अंत, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लिया। अब इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, तो देखिए इसमें च है, च के बाद स्वर आ रहा है, तो च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने तीसरा वाला में। तो च का तीसरा क्या है, च का तीसरा है च छ ज, ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम टू सेम हमको इसको ज में कन्वर्ट करना है, तो अ सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, च की जगह पे ज आ जाएगा, ऊपर में पॉइंट रहेगा, और उसके बाद लास्ट में क्या है, त सेम टू सेम वैसे रहेगा, यानी यह क्या बन जाएगा, अजंत बन जाएगा, अजंत बन जाएगा। और एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक, क्या एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अप, अप के नीचे हलंत है, आप लोग इसको गौर करिएगा, हलंत का मान आधा हो जाता है। ठीक, उसके बाद प्लस में जम बराबर, यहाँ पे और देखने योग्य क्या बात है कि प के बाद क्या आ रहा है, किसी वर्ण का तीसरा, च वर्ग का तीसरा आ रहा है, च छ ज तीसरा आ रहा है, यानी प किस में बदल जाएगा, प किस में बदल जाएगा, प अपने तीसरा नंबर में बदल जाएगा। प का तीसरा क्या है भैया, प फ ब में बदल जाएगा। तो अ सेम टू सेम वैसे रहेगा, ब आधा ब हो जाएगा, ज सेम टू सेम वैसे रहेगा, अपजम हो जाएगा, अब जम। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको यह पहला वाला रूल समझ में आएगा। इस रूल में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, केवल आप लोग देखिएगा कि कहीं भी क आ रहा है उसके साथ तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या ल व या स्वर आ रहा है, तो क ज में कन्वर्ट हो जाएगा, च ज में कन्वर्ट हो जाएगा, प ब में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से कन्वर्ट केवल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद के जो नियम है ये काफ़ी आसान नियम है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक, नियम संख्या 2 खास करके बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। यह नियम क्या कहता है कि नियम क्या कह रहा है कि यदि म के बाद अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आते हैं तो म का अनुस्वार हो जाता है। सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है और ऊष्म व्यंजन क्या होता है। तो यदि आपने वर्ण वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो उसमें हमने बताया था व्यंजन के प्रकार के बारे में कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उसी में से हमने बताया था कि आपको अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है तलाबी श, मूर्धनी श, दांती श और ह। यानी अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है य, र, ल, व, तलाबी श, मूर्धनी श, दांती श और ह। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि म के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। अब अनुस्वार का मतलब आप लोग समझते होंगे, ऊपर में जो बिंदु होता है उसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं। जैसे यहाँ पे
दिगंबर के ऊपर में जो बिंदु है इसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार। तो चलिए इसका उदाहरण ले लेते हैं। सबसे आसान अभी तक रूल जो है यही रूल है, हमको लगता चाहे शायद आपको भी यह रूल लगेगा। तो देखिए इस रूल में आप लोग को खास करके यह देखने योग्य बात है कि हमेशा यह जो म रहेगा यह म के नीचे हलंत ही रहेगा, तभी जाके इसका मान चेंज होता है। तो यहाँ पे रूल क्या कर रहा है कि म के बाद या लवतलावी से मुंदनी से दंती सा ह आ जाए तो म का अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ सम के जगह पे स सेम टू सेम रहेगा, म के जगह पे अनुस्वार आ गया और योग सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। उसी तरह से संसार में सम की जगह पे सन आ गया और जोड़ संसार आ गया। इसी तरह से हम लोग इसके कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे में हो गया हमारा सम जोड़ वाद, सम जोड़ वाद। तो इसमें म हमारा अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऊपर बिंदु हो जाएगा और वा उसी रहेगा, तो हमारा बन जाएगा संवाद। उसके साथ हम और एग्जांपल ले लेते हैं सम जोड़ हार, सम जोड़ हार। तो स सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, म की जगह पे पॉइंट रखा जाएगा और हार हो जाएगा हमारा संहार। तो काफ़ी सिंपल और सबसे सिंपल यही था। आपको आशा करते हैं कि नियम संख्या 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका लास्ट है नियम संख्या 3 व्यंजन संधि का। इसमें क्या कह रहा है नियम संख्या 3, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई पांचवा वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा या पांचवा वर्ण हो जाता है। तो यह जो नियम संख्या 3 है यह हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है कि इसमें कि प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण मतलब क च ट प म, अभी हमने आपको बताया ऊपर प्रथम वर्ण का मतलब क च त त प। प्रथम वर्ण के बाद कोई पांचवा वर्ण आ जाए, पांचवा मतलब कि अंग य न न और म, पांचवा वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा या पांचवा वर्ण आ जाएगा। यानी कि क के बाद अंग आ गया तो क की जगह पे या तो ग रखा जाएगा या तो अंग रखा जाएगा। उसी तरह से च की जगह पे इया आ गया, मतलब च के साथ इया आ गया तो च की जगह पे या तो ज रखा जाएगा या फिर च की जगह पे इया रखा जाएगा। ठीक, उसी तरह से यदि ट के साथ अंग आ गया, माफ करिएगा न आ गया त के साथ, तो ट की जगह पे क्या क्या रखा जा सकता है, ट के जगह पे ड रखा जाएगा या फिर न रखा जाएगा। ठीक, उसके बाद बोला त के जगह पे त के साथ न आ गया तो त की जगह पे या तो त की जगह पे द रखा जाएगा या फिर त की जगह पे न रखा जाएगा। और उसी तरह से यदि प के बाद म आ गया, यानी प का अंतिम वर्ण क्या है, म है, कि प की जगह पे म आ गया तो प की जगह पे क्या क्या रखा जाएगा, प की जगह पे या तो ब रखा जाएगा यानी इसका तीसरा वर्ण रखा जाएगा या फिर इसका पांचवा वर्ण यानी कि म रखा जाएगा। तो सिंपल आपको समझना है कि क वर्ग के बाद क वर्ग की का पांचवा वर्ण आ गया तो क वर्ग का तीसरा या पांचवा वर्ण रखा जाएगा। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और ही ज़्यादा समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, वाक जोड़ मैं। अभी हमने क्या ऊपर बताया आपको, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है, यह क है, क के साथ में क्या आ रहा है, म आ रहा है, म आ रहा है। तो म तीसरा है, किसी का भी तीसरा हो, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, किसी का भी तीसरा है उससे मतलब नहीं है, किसी का भी तीसरा हो आपको उससे मतलब नहीं है, केवल तीसरा वर्ण आना चाहिए। तो क की जगह पे तीसरा वर्ण आ गया तो यानी कि ये या तो तीसरा वर्ण में या कम अपना हो जाएगा कन्वर्ट या फिर अंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अपने पांचवा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वांग मय आ जाएगा या वाग मय आ जाएगा। उसी तरह से जगत त यहाँ पे है, त का यहाँ इस त के साथ है, त का पांचवा वर्ण जुड़ जा रहा है। यहाँ पे हमने बताया यदि त का पांचवा वर्ण जुड़ जाता है तो त की जगह पे या तो न आ जाएगा या फिर द आ जाएगा। उसी तरह से उत जोड़नति उन्नति या उन्नति आ जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको यह तीसरा रूल समझ में आ गया होगा, नियम संख्या तीसरा समझ में आ गया होगा। अब हमारा बच है केवल विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में मात्र एक नियम आपको पढ़ना है, इसी नियम से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्या नियम करा है कि यदि विसर्ग से पहले हम आपको बता दें विसर्ग का मतलब क्या होता है। विसर्ग का मतलब होता है ये जो दो टे बिंदु लगा रहता है उसी को कहते हैं हम लोग विसर्ग। ठीक, तो कह रहा कि यदि विसर्ग के पहले अ रहे और विसर्ग के बाद कोई तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थ व्यंजन रहे तो अ मिलकर ओ बन जाता है, अ और
विसर्ग मिलकर के ओ बन जाता है। मतलब कि अगर अ इस प्रकार से रहे, केवल बूंदी रहे लास्ट में, और बूंदी के साथ किसी का भी तीसरा वर्ग, किसी का तीसरा वर्ग का मतलब कि क का तीसरा वर्ग ग हो गया, उसका च का तीसरा वर्ग ज हो गया, वरना ड़ हो गया, वरना न हो गया, तो उसके बाद ब हो गया। इन पांचों में से कोई भी रहे, या चौथा वर्ण हो गया, या पांचवा वर्ण हो गया, या य र ल व हो गया, तो अ अनुस्वार का ओ बन जाता है। तो देखिए यह जो विसर्ग है, इसमें विसर्ग संधि में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि विसर्ग संधि से यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि यदि आपको यहाँ पे कोई भी विसर्ग दिखेगा तो इसके साथ आपको ओ खाली लगा देना है। बस आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा समझना है, खाली विसर्ग के साथ ओ लगा देना है। तो मन जोड़ रथ मनोरथ हो जाएगा, यश जोड़ दा हो जाएगा यशोदा, सर जोड़ ज हो जाएगा सरोज। बस यही आपको याद रखना है कि लास्ट में र थी अनुस्वार लगा है, तो विसर्ग लगा है लास्ट में, तो आपका ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका 2-3 हम लोग एग्जांपल और बता दे रहे हैं। इससे दूर आप लोग का, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं, सर जोड़ वर, ठीक, सरह जोड़ वर, तो इसमें अनुस्वार ओ में बदल जाएगा, तो सर वैसे ही रहेगा, अनुस्वार ओ में बदल जाएगा, वर सरोवर बन जाएगा। इसके बाद हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, यसा जोड़ यसा अनुस्वार जोड़ धरा, तो यसा सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, और यह जो अनुस्वार है यह ओ में बदल जाएगा और धरा बन जाएगा, तो यशोधरा का ये निर्माण हो जाएगा। तो बस यही आपको इसमें याद रखना है, बाकी ऑब्जेक्टिव हम लोग करवाएंगे तो समझ लेना है। लास्ट में केवल नोट आपको एक ये चीज़ याद रखना है कि विसर्ग के बाद यदि कोई भी यहाँ पे कुछ गलती हो गया है, विसर्ग के बाद बोला जाएगा कि कोई भी प्रथम वर्ण रहे, मतलब कि विसर्ग के बाद खफा नहीं होगा, इसके बाद होगा क ख प फ। विसर्ग के बाद यह जो 4 वर्ण रहेगा तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यह नियम है, आप लोग को इस नियम पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, माफ़ करिएगा, इसका एग्जाम्पल इस तरह से नहीं होगा, इसका रहता है कि विसर्ग के बाद यदि त क हो या ख हो या प हो या फ हो, तो इसमें विसर्ग सेम टू सेम रहेगा, इसमें ओ में नहीं बदलेगा। जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया था कि ओ में बदल जाता है, तो इसमें नहीं बदलेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग बताते हैं, प्रातः जोड़ काल, देखिए विसर्ग यहाँ पे विसर्ग लगल है, तो विसर्ग के बाद क आ रहा है, तो इसमें विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा प्रातः जो विसर्ग सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, जोड़ काला हो जाएगा। मतलब कि प्रातः जोड़ काला मिलेगा तो क्या बनेगा, प्रातः पॉइंट रहेगा काला। यानी ये जो कह रहा है कि क आ जाए, ख आ जाए, प आ जाए, फ आ जाए, तो यह विसर्ग जो है इसमें चेंजेस नहीं आता है। इसका एक और एग्जांपल है, एग्जाम में पूछा जाता है, अंतः जोड़ पूरम, अंतः जोड़ पूरम, तो इसका आंसर क्या होगा, सेम टू सेम वैसे ही लिखा जाएगा, अंतः जोड़ पूरम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक, इस तरह से आपका यह जो पूरा का पूरा संधि हमने बता दिया आपको। और ये जो आप नोट्स देख रहे हैं, इस तरह से लिखा हुआ नहीं, फ्रेश नोट आपको चाहिए होगा तो व्हाट्सएप चैनल में हम फ्रेश नोट इसका प्रोवाइड करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप लिंक से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल में, या फिर टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जो संधि है इससे जुड़े सारा डाउट क्लियर आ गया होगा। देखिए, कोई भी डाउट यदि क्लियर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर कमेंट का जवाब देंगे। बाकी आशा करते हैं, हम तो मेरे हिसाब से तो आपको सब समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी समझ में आएगा तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम 7 टॉपिक बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में। इन 7 टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है, ये 7 टॉपिक, 7 टॉपिक में 2 टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। पहला वर्ण कंप्लीट हो गया और आज संधि कंप्लीट हो गया। ठीक, अब क्या बचा है, तो अब बचा है आप लोग का समास, उस उपसर्ग प्रत्यय, धातु रूप, शब्द रूप, और एक ठे आप लोग का कुछ और था, समास हो गया, शब्द प्रत्यय हो गया, उसके बाद धातु रूप था, और धातु रूप, शब्द रूप, उपसर्ग प्रत्यय, कारक। हाँ, कारक, तो कारक, ये सब जैसे ही 3-4 टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम आपको ऑब्जेक्टिव का सेशन लाएंगे,
जिसमें हम सारा ऑब्जेक्टिव बता देंगे संस्कृत व्याकरण से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे आप लोग 70 से 80 नंबर आराम से संस्कृत में कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। तो टेंशन नहीं लेना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि आपके ही के कारण हमको ये जो देख रहे हैं आप 54 मिनट का वीडियो हम बना रहे हैं, केवल बोलते जा रहे हैं, तो ये सब आपके ही लिए कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को करना ये है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। मन करे तो दोस्तों बस शेयर कर सकते हैं, ताकि थोड़ा बहुत आपके दोस्त भी पढ़ लें, आप ही खुद मत पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए। बाकी कोई डाउट रहा है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हम अगर इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं तब पर भी आपको कोई डाउट रह जा रहा है तो इसमें मेरा ही बहुत बुराई है। इसलिए आप लोग कमेंट करके पूछिए कोई भी डाउट रहे तो। बाकी आशा करते हैं कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। यह पूरा जो नोट्स है, यह आपको नोट्स व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिएगा। बाकी क्लासेस का नोटिफिकेशन भी वहाँ मिलेगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।